श्रद्धा का कत्ल करने वाला आफ्ताब कितना शातिर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फॉरेंसिक टीम ने पूरे घर में टेस्ट किया, लेकिन इतनी खौफनाक वारदात के सिर्फ 2 सबूत हाथ लगे थे। फ्लैट के नक्शे में किचन के बराबर फ्रिज रखा दिख रहा है। इसी फ्रिज में आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे थे, लेकिन फ्रिज से फॉरेंसिक टीम को एक भी सबूत नहीं मिला। वहीं जो बिस्तर दिख रहा है, इसी पर आफ्ताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की थी, लेकिन उस बिस्तर पर आफ्ताब ने एक सबूत नहीं छोड़ा था। यही नहीं, जिस वॉशरूम के अंदर आफ्ताब ने बेरहमी से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे, वहाँ भी फॉरेंसिक टीम ने काफी देर तक सबूत ढूंढने की कोशिश की और बेंजीन टेस्ट किया था। इस बीच वॉशरूम की टाइल्स में खून का कतरा ही मिला, जिसको लेकर अभी तक साफ नहीं हो पाया कि वो खून किसका है। आफ्ताब के घर के अंदर मौजूद करीबन 6 फीट के जिस बिस्तर पर आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबा के हत्या की थी, उस बिस्तर पर भी घंटों फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारी साइंटिफिक टेस्ट करते रहे, लेकिन हैरानी की बात कि उस बिस्तर पर भी कातिल आफ्ताब ने कोई सबूत नहीं छोड़े थे। आफ्ताब की गिरफ्तारी के बाद जब फॉरेंसिक टीम इस फ्लैट में दाखिल हुई थी, तो करीब 4 घंटे तक 100 से ज्यादा टेस्ट किए थे, लेकिन साक्ष्य के नाम पर सिर्फ 2 ही सबूत बरामद हुए थे। एक किचन से खून का कतरा मिला, तो वहीं वॉशरूम से खून का कतरा मिला था। तेलंगाना सरकार में मंत्री माला रेड्डी के घर पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। आरोप है कि उन्होंने एक केस से जुड़े सबूतों को आयकर विभाग के अधिकारी से छीनने की कोशिश की थी, जिसको लेकर अधिकारी ने मंत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि माला रेड्डी ने उनके हाथ से जबरदस्ती लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई सबूत छीन लिए। तेलंगाना पब्लिक पूरा टीआरएस के तरफ है, जिसके बाद मंत्री माला रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बंदरों से सुरक्षा के लिए थानों में लंगूर के कटआउट लगाए गए। पिछले काफी समय से बंदरों ने वहां आतंक मचाया हुआ था और थाने में शिकायत लेकर आए लोगों को वो परेशान कर रहे थे। इतना ही नहीं, वो वहां रखे सामान को भी उठाकर ले जाते थे। पुलिस वालों ने बंदरों को भगाने के लिए कई कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अब कुछ वक्त से उनको राहत है। यहाँ तक कि नगर निगम की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन बंदरों पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद पुलिस को लंगूर के कटआउट का सहारा लेना पड़ा। यूरोपियन यूनियन ने रूस को एक आतंकी देश घोषित कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने इससे जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग कराई और ज्यादातर सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने ऐलान कर दिया कि रूस उनके लिए एक आतंकी देश है। यूरोपियन यूनियन के प्रस्ताव में साफ लिखा गया कि रूस यूक्रेन के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, यानी वहां के अस्पतालों, स्कूलों और पुलों को तोड़ा जा रहा है। यहां तक कि बिजली और पानी का मूलभूत ढांचा भी तबाह किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से यह प्रस्ताव पास होते ही ज़ेलेंस्की का बयान भी आ गया। उन्होंने यूरोप के सारे देशों को इसके लिए बधाई भी दी और धन्यवाद भी कहा। हालांकि यूरोपियन यूनियन का यह कदम केवल एक दस्तावेज से ज्यादा अहम नहीं है, क्योंकि रूस के साथ सारे कारोबारी रिश्ते खत्म करने से जुड़े फैसले तो यूरोप पहले ही कर चुका है। माना जा रहा है कि रूस पर प्रतिबंधों की भरमार के बाद यह फैसला यूरोप की झुंझलाहट से ज्यादा कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया। साथ ही 3 जगहों से करीब 1 करोड़ की नकली दवाइयां भी बरामद की गई। हमारी टीम्स बनी हुई हैं जो कि इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। बताया गया कि 7 बड़ी दवा कंपनियों के नाम पर नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। ना बड़े पर्दे पर, ना OTT प्लेटफॉर्म पर, इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ न्यूज़ 18 शोरील, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। यही नहीं, मकान पर बुलडोजर चलवाने से पहले ही वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया था, ताकि किसी तरह का कोई बवाल होने पर उसे वक्त रहते संभाला जा सके। इस बीच चीन में लॉकडाउन के नाम पर हेनान प्रांत में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की गई। ये बवाल तब हुआ जब कई हफ्तों से कोरोना प्रतिबंधों का सामना कर रहे फैक्ट्री के कर्मचारी वहां से भागने लगे, जिसके बाद आईफोन फैक्ट्री के बाहर तैनात पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पीटा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पीपीई किट पहने पुलिस के जवान फैक्ट्री से भागने की कोशिश कर रहे लोगों को खदेड़ते और पीटते दिखे। पुलिस की इस बर्बरता से फैक्ट्री के कर्मचारी भड़क गए। इसके बाद कर्मचारियों और पुलिस के बीच खूनी झड़प भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में फैक्ट्री के अंदर आग की लपटें उठती दिखी, जिन्हें बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के लोग केमिकल का छिड़काव करते नजर आए। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में सैकड़ों कर्मचारी पुलिस और चीन की सरकार के खिलाफ हंगामा करते दिखे। बताया जा रहा है कि आईफोन फैक्ट्री में कोरोना बुरी तरह फैला हुआ है और इसी वजह से वहां के कर्मचारियों को जबरन कैद करके रखा जा रहा है। उधर श्रद्धा आफ्ताब केस की आड़ में पाकिस्तान पर लोगों को भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगा, जिसका जरिया बना सोशल मीडिया, क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान में बैठे लोग फेसबुक और ट्विटर के जरिए लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं
और तरह तरह के मीम के जरिए श्रद्धा आफ्ताब केस का मजाक बना रहे हैं। जानकार मानते हैं कि उनका मकसद मजाक की आड़ में लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है, क्योंकि मीम में बड़े ही शातिर तरीके से एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया। साइबर एक्सपर्ट ने दावा किया कि फेसबुक और ट्विटर पर बने इस तरह के पेज पर ज्यादातर फॉलोअर पाकिस्तान के हैं। कुछ नए ट्विटर हैंडल्स बने जिसमें अधिकतर फॉलोअर पाकिस्तान से हैं। एक व्यक्ति ने तो अपने पेज पर एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी पोस्ट डाली जिनमें श्रद्धा आफ्ताब केस पर तंज कसा गया था। कुछ दिन पहले ही बने इस पेज पर 429 फॉलोअर हैं, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तान के हैं। इस बीच कुर्द लड़ाकों के सफाई की कसम खाने वाले तुर्की ने सीरिया के तेल ठिकानों को निशाना बनाया। तुर्की पिछले कुछ हफ्तों से सीरिया को जला रहा है। उसने कुछ दिन पहले ही उत्तरी सीरिया में बम बरसाए थे, जिसके बाद तुर्की ने सीरिया के तेल के ठिकानों को निशाना बनाया, जो तुर्की के हवाई हमलों के बाद जल उठे। तुर्की ने इस बार उत्तरी सीरिया के हजाका इलाके को निशाना बनाया और वहां की ऑयल रिफाइनरी पर बम बरसाए, जिसके बाद वहां आग लग गई और ऊंचा उठता काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। तुर्की के निशाने पर सीरिया का कुर्द लड़ाकों का संगठन SDF है, जो तुर्की की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की ही एक विंग है, जिस पर एर्दोआन तुर्की में आतंकवादी हमले करने का आरोप लगाते हैं। यही वजह रही कि तुर्की सीरिया में SDF की जड़ें काटना चाहता है और लगातार उसके ठिकानों पर बम बरसाता है। इस हफ्ते तो उसने SDF की नाक में दम कर दिया और उसने उसके कई ठिकानों को हवाई हमले में उड़ाया, उसका वीडियो जारी किया। यही नहीं, इसके बाद खबर आई कि तुर्की के समर्थन वाले सुलेमान शाह गुट ने वहां जमीनी जंग की तैयारी शुरू कर दी है और युद्ध अभ्यास किया, क्योंकि एर्दोआन ठान चुके हैं कि वो सीरिया और इराक से कुर्द लड़ाकों का खात्मा करके दम लेंगे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अमेरिका से ही दुश्मनी मोल क्यों ना लेनी पड़े। क्योंकि तुर्की ने सीरिया में केवल SDF के ठिकाने ही नहीं उड़ाए, बल्कि अमेरिका के कुछ ठिकानों को भी निशाना बनाया, क्योंकि उसे शक है कि अमेरिका SDF का साथ दे रहा है। और इसी वजह से तुर्की ने अमेरिकी ट्रेनिंग सेंटर को भी नहीं बख्शा। खबर है कि सीरिया के हसाका में जिस तेल के ठिकाने पर बमबारी हुई वो अमेरिका के सैन्य ठिकाने से केवल 300 मीटर दूर था। सीरिया में अमेरिका के करीब 900 सैनिक हैं, जो SDF की मदद से ISIS के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं। मतलब साफ है, तुर्की खुलकर संकेत दे रहा है कि वो सीरिया में अमेरिका के साथ कोई भी दोस्ती नहीं निभा पाएगा। या यूं कहें कि तेल का ठिकाना उड़ाकर तुर्की ने अमेरिका को बता दिया कि जो हमला उसने अमेरिकी सैन्य ठिकाने से 300 मीटर दूर किया वो अमेरिकी बेस पर भी हो सकता था। ये बात तुर्की खुलकर बोल भी चुका है कि वो सीरिया में कुर्द लड़ाकों का साथ देने वालों को भी अपना दुश्मन मानता है और इस लिहाज से अमेरिका और रूस दोनों उसके दुश्मन हुए। और खबर है कि उस वजह से अमेरिका टेंशन में है। उसने अपने ठिकानों की हवाई निगरानी भी शुरू कर दी है, क्योंकि उसे पता है कि फिलहाल तुर्की सीरिया में एयर स्ट्राइक कर रहा है। यही नहीं, अमेरिका ने तुर्की को चेतावनी भी दी है और तुर्की से दो टूक कह दिया कि सीरिया में हवाई हमलों से 900 अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए उसे तुरंत रुकना होगा। खबर है कि अमेरिका के एक बड़े सुरक्षा अधिकारी ने इस बारे में तुर्की से बात की है और उससे कहा कि सीरिया में एयर स्ट्राइक को तुरंत रोकना होगा, क्योंकि इससे उसका ISIS के आतंकियों को मारने का ऑपरेशन खतरे में पड़ गया है। माना जा रहा है कि ऐसा करके अमेरिका एक तीर से दो निशाने साधना चाहता है। पहला, वो अपने सैनिकों की जान की सुरक्षा कर पाएगा और दूसरा SDF के ठिकानों को बचा पाएगा, क्योंकि SDF के लड़ाके ही अमेरिकी सैनिकों की मदद कर रहे हैं और अगर तुर्की ने अमेरिका की बात मानी तो SDF के लड़ाकों की जान बच जाएगी। इधर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को धमकाने समेत कई मामलों में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस की जानकारी के मुताबिक उसने एक चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को मारने की धमकी दी, जिसके आधार पर पुलिस ने उस पर केस दर्ज कर लिया और छानबीन में जुट गई। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी होना बाकी है। उधर आने वाली फिल्म एनिमल के सेट से रणबीर कपूर का खूंखार लुक सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो लंबे बाल और बड़ी दाढ़ी के साथ खून से लथपथ नजर आए। बताया गया कि रणबीर इस फिल्म में एक गैंगस्टर का किरदार निभाते दिखेंगे। इनके अलावा फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। POK पर भारतीय सेना के बयान से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने दावा किया कि अगर सरकार ने कह दिया तो सेना POK को अपने कब्जे में ले लेगी। इसी बयान से पाकिस्तान की सेना में दहशत फैल गई। उसके अधिकारी गिड़गिड़ाने लगे, शांति की बात करने लगे। पाकिस्तान की सेना ने इस बयान को राजनीतिक बयान कहा और उस दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के नाम से पेश करेगी। आज दोपहर 2:30 बजे बीजेपी का संकल्प पत्र केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जारी कर सकते हैं। बताया गया कि बीजेपी के इस संकल्प पत्र में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। ये भी बताया गया कि इसमें महिलाओं, व्यापारी, युवा, सफाई कर्मी, हाउस टैक्स और स्कूल शिक्षा से जुड़े लोगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ना दिवाली पर
ना ईद पर इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ न्यूज़ 18 शो रील, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कि पाकिस्तान पीओके के लोगों पर अत्याचार कर रहा है, जिसके बाद उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को बता दिया कि भारत जब चाहे पीओके पर कब्जा कर सकता है। रक्षा मंत्री gave the statement about the POJK and whenever such orders are given we'll always be ready for it. पाकिस्तान ने जैसे ही ये सुना वो घबरा गया। उसने बयान की निंदा तो की ही, वो ये भी कहने लगा कि वो पीओके में शांति चाहता है, यानी घाटी में अशांति की असली वजह कहा जाने वाला पाकिस्तान शांति की बातें कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि भारतीय सेना जो दावा कर रही है वो उसे सच साबित कर सकती है और पीओके से पाकिस्तान की सेना को खदेड़ सकती है। इधर मुंबई के पास ठाणे के एक रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों ने इसकी खबर पुलिस और वन विभाग को दी, क्योंकि वो तेंदुआ लोगों को देखकर डर गया और एक इमारत से दूसरी इमारत में छलांग लगाने लगा। इसके बाद तो वहां रहने वाले लोगों की हालत और खराब हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उस तेंदुए से बचने के लिए वो कहां जाएं। उससे घबराकर कई लोग तो अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन इसके बावजूद कई लोग अब भी अंदर फंसे थे, जिसके बाद वन विभाग, पुलिस और दमकल के कर्मचारियों ने मिलकर वहां की कुछ इमारतों से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। इस काम के लिए सीढ़ी की मदद ली गई। थोड़ी ही देर में उन्होंने उन इमारतों को खाली करवा लिया। इसके बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। उधर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी सांसद के विरोध में नारे लगा रहे एक आदमी की जमकर पिटाई की गई। आरोप है कि बीजेपी सांसद का विरोध होते देख उनके साथ मौजूद कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने नारे लगा रहे आदमी को जमीन पर गिराकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। एक आदमी तो उस पर वही डंडा बरसाने लगा जिसमें बीजेपी का झंडा लगा था। उसने जमीन पर पड़े आदमी की पीठ पर एक के बाद एक कई बार डंडे बरसा दिए। इस दौरान वहां बांकुड़ा से बीजेपी सांसद सुभाष सरकार भी भीड़ के साथ खड़े दिखाई दिए। इस पूरे हंगामे से पहले वो आदमी सड़क किनारे खड़ा होकर सुभाष सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता दिखाई दिया। उसके हाथ में बीजेपी का झंडा भी नजर आया। नारे लगाने वाले ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद ने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने उस आदमी को पैसे देकर पार्टी को बदनाम करने के लिए भेजा था। तृणमूल ताके मद खावार पैसा दिए पाठिয়েছে। जिस जगह ये सारा बवाल हुआ वहां बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था और उसी में हिस्सा लेने के लिए सुभाष सरकार वहां पहुंचे थे। इस बीच गुजरात के सूरत में कांग्रेस नेता बीएम संदीप पर आरोप लगा कि वो पकड़े जाने के डर से अपनी कार में कैश छोड़कर भाग गए। पूरा मामला एक कार से 75 लाख रुपए कैश मिलने का है, जिससे जुड़े वीडियो में एक शख्स भागता नजर आया, जिसे देखकर लगा कि वो किसी से पीछा छुड़ाकर भाग रहा है। दावा किया गया कि वीडियो में कुर्ते पजामे में नजर आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस नेता बीएम संदीप है। कार से उनका आधार कार्ड भी मिलने का दावा किया गया। कुछ और वीडियो भी सामने आए जो धुंधले तो थे, लेकिन उन्हें देखकर पता चल रहा था कि एक शख्स की पुलिस से धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद वो उसे चकमा देकर भाग गया। इन्हीं वीडियो के आधार पर कांग्रेस नेता बीएम संदीप का नाम लिया गया और बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कि अब जो कुछ दिखा है उसके बाद कांग्रेस के पास भाग के बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन कांग्रेस ने दलील दी कि वीडियो देखकर पता ही नहीं चल रहा कि भागने वाले बीएम संदीप हैं या फिर कोई और। ये संदीप साहेब नो फोटो क्लियर नहीं थतो। गुजरात के सूरत की 12 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होगा और इससे कुछ ही दिन पहले पुलिस ने 75 लाख जैसी मोटी रकम पकड़ी और आरोप लगा कि कांग्रेस नेता कैश छोड़कर भाग खड़े हुए, जबकि कार में सवार बाकी 2 लोग पकड़े गए। उधर सऊदी अरब में भारी बारिश और बाढ़ ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां के कुछ इलाकों में खराब मौसम के कारण स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, जिनमें जिद्दा भी शामिल है। जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया और जो लोग बाहर निकले उनकी गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं। कई गाड़ियां पानी की वजह से बीच रास्ते में बंद हो गईं और कुछ पानी के बहाव में बहती दिखी। वहां की सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों को हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक आदमी तो अपनी जान बचाने के लिए पानी में काफी देर तक तैरता दिखा। एक दिन पहले वहां के मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज हवाओं के चलने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया गया ताकि वो घर पर सुरक्षित रह सके। इधर प्रदूषण एक बार फिर दिल्ली एनसीआर के लोगों की नाक में दम कर सकता है। इसकी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की और आशंका जताई गई कि आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार में कमी आ सकती है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ सकता है और लोगों को दोबारा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पहुंच गई। इस बार उनके साथ प्रियंका गांधी भी नजर आईं, जो भारत जोड़ो यात्रा में अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ शामिल होने पहुंची। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अगले 10 दिनों में मध्य प्रदेश के 7 जिलों से गुजरेगी।
इस दौरान राहुल गांधी कई जनसभाएं करेंगे। उधर फीफा वर्ल्ड कप के बीच पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बड़ा झटका लगा। इंग्लैंड के घरेलू टूर्नामेंट में उन पर 50,000 पाउंड यानी करीब 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही 2 मैचों का प्रतिबंध भी लगा दिया क्योंकि उन्होंने मैच हारने के बाद गुस्से में फैन का मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिया था। हालांकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप खेलते रहेंगे। ये प्रतिबंध इंग्लैंड के घरेलू टूर्नामेंट FA कप में जारी रहेगा। इधर मध्य प्रदेश के शहडोल में अपराधियों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां एक नाबालिग के रेप के आरोपी के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। हत्या के आरोपी आफ्ताब का कल भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, लेकिन आफ्ताब को बुखार होने की वजह से उसका ये टेस्ट अधूरा रहा। अगर उसकी तबीयत ठीक रही तो आज फिर उसका टेस्ट हो सकता है। जानकारी के मुताबिक आफ्ताब को सुबह करीब 11:50 पर FSL लाया गया और करीब 8 घंटे बाद आफ्ताब को लेकर पुलिस वहां से निकली। इस बीच उससे कई सवाल किए गए। इससे पहले आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट का पहला सेशन 3 दिन पहले रोहिणी के FSL में हुआ था। गुरुवार की सुबह आफ्ताब को सुबह 11:50 पर फॉरेंसिक साइंस लैब ले जाया गया और करीब 12:30 बजे उसका टेस्ट शुरू हुआ। आफ्ताब करीब 8.5 घंटे बाद फॉरेंसिक लैब से बाहर निकला। टेस्ट के समय उससे कई सवाल भी पूछे गए, लेकिन सूत्रों का दावा है कि तबीयत खराब होने की वजह से फॉरेंसिक टेस्ट पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में बुखार ठीक होने के बाद आफ्ताब को फिर से FSL ले जाया जाएगा। दावा ये भी किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की टीम आज भी आफ्ताब को टेस्ट के लिए लैब ले जा सकती है। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी किया जाएगा, जिसको लेकर भी कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। उसके लिए कुछ टेस्ट की जरूरत होती है कि मेडिकली फिटनेस है या नहीं है, तो प्री मेडिकल टेस्ट और ये टीम जो एक कंप्लीट टीम है वो डिसीजन लेगी कि नार्को कब किया जाए। आफ्ताब के फॉरेंसिक टेस्ट की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हुई थी और उसे बुखार होने की वजह से अब तक दूसरा चरण भी पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में फॉरेंसिक टेस्ट की ये प्रक्रिया लंबी चल सकती है। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई के पास भाईंदर की खाड़ी में महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस आज भी सर्च ऑपरेशन चलाएगी। पुलिस को शक है कि आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसका फोन इसी जगह फेंका था, क्योंकि अभी तक पुलिस श्रद्धा का फोन बरामद नहीं कर पाई है। श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफ्ताब श्रद्धा बनकर उसके दोस्तों से बात कर रहा था और अब ये फोन एक बड़ा सबूत होगा पुलिस के लिए। दिल्ली में जहां महरौली के जंगल और तालाब में सबूतों की तलाश में पुलिस खाक छानती नजर आई, वहीं महाराष्ट्र के पालघर में भी श्रद्धा मर्डर केस के सबूत ढूंढे गए। वसई में भयंदर की खाड़ी में दिल्ली और वसई पुलिस ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया गया कि आफ्ताब को जब माणिकपुर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तब उसने इसी भयंदर की खाड़ी में अपना मोबाइल फोन फेंक दिया था। वहीं पुलिस को ये भी शक है कि श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब ने उसका मोबाइल भी इसी जगह फेंका हो। यहाँ पर सवार होकर पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके का जायजा लिया। ये सर्च ऑपरेशन वसई से सटे दूसरे इलाकों में भी चलाया गया। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें फ्लैट से नाखून और बाल बरामद हुए हैं, जिनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया और अब पुलिस को जांच रिपोर्ट का इंतजार भी है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर है। तो जिस फ्लैट में आफ्ताब ने श्रद्धा की बेरहमी से हत्या की, उस घर से पुलिस 5 बड़े चाकू बरामद कर पाई है, जिनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। तो वहीं फॉरेंसिक टीम को कई बायोलॉजिकल सबूत मिले हैं। इन सबूतों को लेकर दावा किया गया कि इसमें फ्लैट से नाखून और बाल बरामद हुए हैं, जिनको जांच के लिए फॉरेंसिक विभाग को भेजा गया है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये बाल और नाखून किसके हैं, क्योंकि पूछताछ और जांच के समय निकलकर सामने आया था कि 18 मई को श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब कई लड़कियों को लेकर फ्लैट पर आया था। ऐसे में पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है कि ये बाल और नाखून श्रद्धा के हैं या फिर किसी और लड़की के। आफ्ताब के घर से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारियों को कुछ बायोलॉजिकल सबूत जरूर मिले हैं, जिससे डीएनए प्रोफाइलिंग को मैच करना शायद आसान हो। ये बायोलॉजिकल सबूतों में घर से मिले नाखून और बाल भी शामिल हैं। इन सबूतों के साथ साथ अभी कई ऐसे सबूत हैं जो पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, जिसमें श्रद्धा के शव के बाकी हिस्सों के साथ साथ वारदात के वक्त जो कपड़े श्रद्धा और आफ्ताब ने पहने थे, वो कपड़े पुलिस को नहीं मिले हैं। इधर मुंबई के पास ठाणे के एक रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में लोगों ने इसकी खबर पुलिस और वन विभाग को दी, क्योंकि वो तेंदुआ लोगों को देखकर डर गया और एक इमारत से दूसरी इमारत में छलांग लगाने लगा। इसके बाद तो वहां रहने वाले लोगों की हालत और खराब हो गई
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उस तेंदुए से बचने के लिए वो कहां जाएं। उससे घबराकर कई लोग तो अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन इसके बावजूद कई लोग अब भी अंदर फंसे थे, जिसके बाद वन विभाग, पुलिस और दमकल के कर्मचारियों ने मिलकर वहां की कुछ इमारतों से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। इस काम के लिए सीढ़ी की मदद ली गई। थोड़ी ही देर में उन्होंने उन इमारतों को खाली करवा लिया। इसके बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। उधर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी सांसद के विरोध में नारे लगा रहे एक आदमी की जमकर पिटाई की गई। आरोप है कि बीजेपी सांसद का विरोध होते देख उनके साथ मौजूद कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने नारे लगा रहे आदमी को जमीन पर गिराकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। एक आदमी तो उस पर वही डंडा बरसाने लगा जिसमें बीजेपी का झंडा लगा था। उसने जमीन पर पड़े आदमी की पीठ पर एक के बाद एक कई बार डंडे बरसा दिए। इस दौरान वहां बांकुड़ा से बीजेपी सांसद सुभाष सरकार भी भीड़ के साथ खड़े दिखाई दिए। इस पूरे हंगामे से पहले वो आदमी सड़क किनारे खड़ा होकर सुभाष सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता दिखाई दिया। उसके हाथ में बीजेपी का झंडा भी नजर आया। नारे लगाने वाले ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद ने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने उस आदमी को पैसे देकर पार्टी को बदनाम करने के लिए भेजा था। तृणमूल ताके मद खावार पैसा दिए पाठिয়েছে। जिस जगह ये सारा बवाल हुआ वहां बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था और उसी में हिस्सा लेने के लिए सुभाष सरकार वहां पहुंचे थे। आफ्ताब ने जिस घर में श्रद्धा की बेरहमी से हत्या की थी, उस घर के अंदर छिपे हत्याकांड वाली रात के राज खुलकर सामने आ गए। ये उस फ्लैट का पूरा नक्शा है जहां श्रद्धा और आफ्ताब साथ रहा करते थे और 18 मई की रात को आफ्ताब ने बेरहमी से श्रद्धा की हत्या कर दी थी। 50 गज में बना ये फ्लैट श्रद्धा के लिए कब्रगाह बन गया। इसमें 10 बाई 12 का ये वो बिस्तर है जिस पर आफ्ताब ने श्रद्धा की गला घोटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद श्रद्धा के शव को 4 बाई 6 के वॉशरूम में जाकर छिपा दिया था और वहीं श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात ये कि फॉरेंसिक टीम को ना तो बिस्तर से कोई सबूत मिले और ना ही वॉशरूम से कोई खास सबूत बरामद हुआ था। कातिल आफ्ताब के घर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारी करीबन 4 घंटे तक मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने करीबन 100 से ज्यादा टेस्ट किए, लेकिन कातिल आफ्ताब ने इतनी चालाकी से घर का हर कोना कोना साफ कर दिया था कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के तेज तर्रार और होनहार अफसर भी मौका वारदात यानी क्राइम सीन को देखकर हैरान और चौकन्ना रह गए। हैवानियत करने के बाद आफ्ताब ने घर के 3 बाई 6 की मैट्रिक्स पर बैठकर काफी देर तक नशा किया और फिर 2 बाई 10 एरिया में बनी बालकनी में काफी देर तक खड़ा रहा और नशा करता रहा। यही नहीं, जांच के समय फोरेंसिक टीम को 10 बाई 4 में बने किचन में सिर्फ एक खून का कतरा मिला था। किचन के पास ही फ्रिज रखा हुआ था जिसमें आफ्ताब ने पॉलिथीन में पैक करके श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे थे, लेकिन फोरेंसिक टीम को फ्रिज से कोई भी सबूत बरामद नहीं हुआ। श्रद्धा का कत्ल करने वाला आफ्ताब कितना शातिर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फोरेंसिक टीम ने पूरे घर में टेस्ट किया, लेकिन इतनी खौफनाक वारदात के सिर्फ 2 सबूत हाथ लगे थे। फ्लैट के नक्शे में किचन के बराबर फ्रिज रखा दिख रहा है। इसी फ्रिज में आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे थे, लेकिन फ्रिज से फोरेंसिक टीम को एक भी सबूत नहीं मिला। वहीं जो बिस्तर दिख रहा है, इसी पर आफ्ताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की थी, लेकिन उस बिस्तर पर आफ्ताब ने एक सबूत नहीं छोड़ा था। यही नहीं, जिस वॉशरूम के अंदर आफ्ताब ने बेरहमी से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे, वहाँ भी फोरेंसिक टीम ने काफी देर तक सबूत ढूंढने की कोशिश की और बेंजीन टेस्ट किया था। इस बीच वॉशरूम की टाइल्स में खून का कतरा ही मिला, जिसको लेकर अभी तक साफ नहीं हो पाया कि वो खून किसका है। आफ्ताब के घर के अंदर मौजूद करीबन 6 फीट के जिस बिस्तर पर आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबा के हत्या की थी, उस बिस्तर पर भी घंटों फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारी साइंटिफिक टेस्ट करते रहे, लेकिन हैरानी की बात कि उस बिस्तर पर भी कातिल आफ्ताब ने कोई सबूत नहीं छोड़े थे। आफ्ताब की गिरफ्तारी के बाद जब फोरेंसिक टीम इस फ्लैट में दाखिल हुई थी तो करीब 4 घंटे तक 100 से ज्यादा टेस्ट किए थे, लेकिन साक्ष्य के नाम पर सिर्फ 2 ही सबूत बरामद हुए थे। एक किचन से खून का कतरा मिला तो वहीं वॉशरूम से खून का कतरा मिला था। उधर श्रद्धा मर्डर में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने फ्लैट से 5 बड़े चाकू बरामद किए हैं। फिलहाल इन चाकुओं को जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस को श्रद्धा मर्डर केस में इस्तेमाल हुए हथियारों की तलाश है। पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिर आफ्ताब ने किन हथियारों से श्रद्धा के शव के इतने टुकड़े कर दिए। वहीं कहा जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए मल्टीपल हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस की टीम को आफ्ताब के फ्लैट से 5 बड़े चाकू मिले हैं, जो किचन में इस्तेमाल होने वाले चाकुओं से अलग हैं। ये चाकू बेहद तेज है। इन चाकुओं की लंबाई करीब 5 से 6 इंच बताई गई। फिलहाल इन चाकुओं को जांच के लिए भेज दिया गया है। अब फोरेंसिक टीम ही बता पाएगी कि आखिर श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े करने में इन चाकुओं का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। इस बीच गुजरात के सूरत में कांग्रेस नेता बीएम
संदीप पर आरोप लगा कि वो पकड़े जाने के डर से अपनी कार में कैश छोड़कर भाग गए। पूरा मामला एक कार से 75 लाख रुपए कैश मिलने का है, जिससे जुड़े वीडियो में एक शख्स भागता नजर आया, जिसे देखकर लगा कि वो किसी से पीछा छुड़ाकर भाग रहा है। दावा किया गया कि वीडियो में कुर्ते पजामे में नजर आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस नेता बीएम संदीप है। कार से उनका आधार कार्ड भी मिलने का दावा किया गया। कुछ और वीडियो भी सामने आए जो धुंधले तो थे, लेकिन उन्हें देखकर पता चल रहा था कि एक शख्स की पुलिस से धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद वो उसे चकमा देकर भाग गया। इन्हीं वीडियो के आधार पर कांग्रेस नेता बीएम संदीप का नाम लिया गया और बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। अब जो कुछ दिखा है उसके बाद कांग्रेस के पास भाग के बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन कांग्रेस ने दलील दी कि वीडियो देखकर पता ही नहीं चल रहा कि भागने वाले बीएम संदीप हैं या फिर कोई और। ये संदीप साहब नो फोटो क्लियर नहीं थतो। गुजरात के सूरत की 12 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होगा और इससे कुछ ही दिन पहले पुलिस ने 75 लाख जैसी मोटी रकम पकड़ी और आरोप लगा कि कांग्रेस नेता कैश छोड़कर भाग खड़े हुए, जबकि कार में सवार बाकी 2 लोग पकड़े गए। उधर सऊदी अरब में भारी बारिश और बाढ़ ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां के कुछ इलाकों में खराब मौसम के कारण स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, जिनमें जिद्दा भी शामिल है। जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया और जो लोग बाहर निकले उनकी गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं। कई गाड़ियां पानी की वजह से बीच रास्ते में बंद हो गईं और कुछ पानी के बहाव में बहती दिखी। वहां की सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों को हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक आदमी तो अपनी जान बचाने के लिए पानी में काफी देर तक तैरता दिखा। एक दिन पहले वहां के मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज हवाओं के चलने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया गया ताकि वो घर पर सुरक्षित रह सके। इधर प्रदूषण एक बार फिर दिल्ली एनसीआर के लोगों की नाक में दम कर सकता है। इसकी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की और आशंका जताई गई कि आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार में कमी आ सकती है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ सकता है और लोगों को दोबारा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पहुंच गई। इस बार उनके साथ प्रियंका गांधी भी नजर आईं, जो भारत जोड़ो यात्रा में अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ शामिल होने पहुंची। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अगले 10 दिनों में मध्य प्रदेश के 7 जिलों से गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी कई जनसभाएं करेंगे। उधर फीफा वर्ल्ड कप के बीच पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बड़ा झटका लगा। इंग्लैंड के घरेलू टूर्नामेंट में उन पर 50,000 पाउंड यानी करीब 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही 2 मैचों का प्रतिबंध भी लगा दिया, क्योंकि उन्होंने मैच हारने के बाद गुस्से में फैन का मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिया था। हालांकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप खेलते रहेंगे। ये प्रतिबंध इंग्लैंड के घरेलू टूर्नामेंट FA कप में जारी रहेगा। खबर अहमदाबाद से है, जहां पीएम की रैली के वक्त नो फ्लाई जोन में ड्रोन उड़ाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। इस केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बावला में पीएम मोदी की रैली के समय पुलिस ने ड्रोन उड़ते हुए पकड़ा था। बाद में ड्रोन को उतारा गया और उसकी पड़ताल की गई। पता चला कि फिल्म शूट करने के लिए इसे उड़ाया गया था। इसी मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। इधर मध्य प्रदेश के शहडोल में अपराधियों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां एक नाबालिग के रेप के आरोपी के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया और इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से एक बुलडोजर भेजा गया। सबसे पहले आरोपी के घर के बाहरी हिस्से को तोड़ा गया और फिर देखते ही देखते पूरे मकान को ढहा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। यही नहीं, मकान पर बुलडोजर चलवाने से पहले ही वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया था, ताकि किसी तरह का कोई बवाल होने पर उसे वक्त रहते संभाला जा सके। इस बीच चीन में लॉकडाउन के नाम पर हेनान प्रांत में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की गई। ये बवाल तब हुआ जब कई हफ्तों से कोरोना प्रतिबंधों का सामना कर रहे फैक्ट्री के कर्मचारी वहां से भागने लगे, जिसके बाद आईफोन फैक्ट्री के बाहर तैनात पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पीटा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पीपीई किट पहने पुलिस के जवान फैक्ट्री से भागने की कोशिश कर रहे लोगों को खदेड़ते और पीटते दिखे। पुलिस की इस बर्बरता से फैक्ट्री के कर्मचारी भड़क गए। इसके बाद कर्मचारियों और पुलिस के बीच खूनी झड़प भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में फैक्ट्री के अंदर आग की लपटें उठती दिखी, जिन्हें बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के लोग केमिकल का छिड़काव करते नजर आए। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में सैकड़ों कर्मचारी पुलिस और चीन की सरकार के खिलाफ हंगामा करते दिखे। बताया जा रहा है कि आईफोन फैक्ट्री में कोरोना बुरी तरह फैला हुआ है और इसी वजह से वहां के कर्मचारियों को जबरन कैद करके रखा जा रहा है। इधर दिल्ली के चांदनी चौक की भागीरथ पैलेस मार्केट की दुकानों में भीषण आग लग गई।
आग में कई दुकानें और उनमें रखा सामान जलकर राख हो गया। क्योंकि वहां लगी आग काफी भीषण थी, आग की जद में जो भी सामान आया उसे जलकर राख होने में देरी नहीं लगी। आग की लपटें चारों तरफ फैलती दिखी। भीषण आग ने देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी जद में ले लिया, जिसके बाद आग ने ऐसा तांडव मचाया कि उसे बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाना पड़ा। बाजार के बीच धधकती आग को देखकर लोग भी हैरान रह गए। आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी उस पर पानी की बौछार करते रहे, लेकिन ऊंची ऊंची लपटों को शांत करना आसान नहीं था। करोड़ों का नुकसान यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि अगर दिन में ये आग होती तो शायद और ज्यादा नुकसान होता। भीषण आग ने ऐसा तांडव मचाया कि कई दुकानें जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। उधर श्रद्धा आफ्ताब केस की आड़ में पाकिस्तान पर लोगों को भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगा, जिसका जरिया बना सोशल मीडिया, क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान में बैठे लोग फेसबुक और ट्विटर के जरिए लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं और तरह तरह के मीम के जरिए श्रद्धा आफ्ताब केस का मजाक बना रहे हैं। जानकार मानते हैं कि उनका मकसद मजाक की आड़ में लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है, क्योंकि मीम में बड़े ही शातिर तरीके से एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया। साइबर एक्सपर्ट ने दावा किया कि फेसबुक और ट्विटर पर बने इस तरह के पेज पर ज्यादातर फॉलोअर पाकिस्तान के हैं। कुछ नए ट्विटर हैंडल्स बने जिसमें अधिकतर फॉलोअर पाकिस्तान से हैं। एक व्यक्ति ने तो अपने पेज पर एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी पोस्ट डाली जिनमें श्रद्धा आफ्ताब केस पर तंज कसा गया था। कुछ दिन पहले ही बने इस पेज पर 429 फॉलोअर हैं, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तान के हैं। इस बीच कुर्द लड़ाकों के सफाई की कसम खाने वाले तुर्की ने सीरिया के तेल ठिकानों को निशाना बनाया। तुर्की पिछले कुछ हफ्तों से सीरिया को जला रहा है। उसने कुछ दिन पहले ही उत्तरी सीरिया में बम बरसाए थे, जिसके बाद तुर्की ने सीरिया के तेल के ठिकानों को निशाना बनाया, जो तुर्की के हवाई हमलों के बाद जल उठे। तुर्की ने इस बार उत्तरी सीरिया के हजाका इलाके को निशाना बनाया और वहां की ऑयल रिफाइनरी पर बम बरसाए, जिसके बाद वहां आग लग गई और ऊंचा उठता काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। तुर्की के निशाने पर सीरिया का कुर्द लड़ाकों का संगठन SDF है, जो तुर्की की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की ही एक विंग है, जिस पर एर्दोआन तुर्की में आतंकवादी हमले करने का आरोप लगाते हैं। यही वजह रही कि तुर्की सीरिया में SDF की जड़ें काटना चाहता है और लगातार उसके ठिकानों पर बम बरसाता है। इस हफ्ते तो उसने SDF की नाक में दम कर दिया और उसने उसके कई ठिकानों को हवाई हमले में उड़ाया, उसका वीडियो जारी किया। यही नहीं, इसके बाद खबर आई कि तुर्की के समर्थन वाले सुलेमान शाह गुट ने वहां जमीनी जंग की तैयारी शुरू कर दी है और युद्ध अभ्यास किया, क्योंकि एर्दोआन ठान चुके हैं कि वो सीरिया और इराक से कुर्द लड़ाकों का खात्मा करके दम लेंगे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अमेरिका से ही दुश्मनी मोल क्यों ना लेनी पड़े। क्योंकि तुर्की ने सीरिया में केवल SDF के ठिकाने ही नहीं उड़ाए, बल्कि अमेरिका के कुछ ठिकानों को भी निशाना बनाया, क्योंकि उसे शक है कि अमेरिका SDF का साथ दे रहा है। और इसी वजह से तुर्की ने अमेरिकी ट्रेनिंग सेंटर को भी नहीं बख्शा। खबर है कि सीरिया के हसाका में जिस तेल के ठिकाने पर बमबारी हुई वो अमेरिका के सैन्य ठिकाने से केवल 300 मीटर दूर था। सीरिया में अमेरिका के करीब 900 सैनिक हैं, जो SDF की मदद से ISIS के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं। मतलब साफ है, तुर्की खुलकर संकेत दे रहा है कि वो सीरिया में अमेरिका के साथ कोई भी दोस्ती नहीं निभा पाएगा। या यूं कहें कि तेल का ठिकाना उड़ाकर तुर्की ने अमेरिका को बता दिया कि जो हमला उसने अमेरिकी सैन्य ठिकाने से 300 मीटर दूर किया वो अमेरिकी बेस पर भी हो सकता था। ये बात तुर्की खुलकर बोल भी चुका है कि वो सीरिया में कुर्द लड़ाकों का साथ देने वालों को भी अपना दुश्मन मानता है और इस लिहाज से अमेरिका और रूस दोनों उसके दुश्मन हुए। और खबर है कि उस वजह से अमेरिका टेंशन में है। उसने अपने ठिकानों की हवाई निगरानी भी शुरू कर दी है, क्योंकि उसे पता है कि फिलहाल तुर्की सीरिया में एयर स्ट्राइक कर रहा है। यही नहीं, अमेरिका ने तुर्की को चेतावनी भी दी है और तुर्की से दो टूक कह दिया कि सीरिया में हवाई हमलों से 900 अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए उसे तुरंत रुकना होगा। खबर है कि अमेरिका के एक बड़े सुरक्षा अधिकारी ने इस बारे में तुर्की से बात की है और उससे कहा कि सीरिया में एयर स्ट्राइक को तुरंत रोकना होगा, क्योंकि इससे उसका ISIS के आतंकियों को मारने का ऑपरेशन खतरे में पड़ गया है। माना जा रहा है कि ऐसा करके अमेरिका एक तीर से दो निशाने साधना चाहता है। पहला, वो अपने सैनिकों की जान की सुरक्षा कर पाएगा और दूसरा SDF के ठिकानों को बचा पाएगा, क्योंकि SDF के लड़ाके ही अमेरिकी सैनिकों की मदद कर रहे हैं और अगर तुर्की ने अमेरिका की बात मानी तो SDF के लड़ाकों की जान बच जाएगी। इधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक तिलक समारोह में मामूली सी बात पर जमकर डंडे चले। आरोप है कि कुछ लोगों को ठंडी कॉफी पिलाई गई और इसी बात से खफा लोगों ने कॉफी पिलाने वाले आदमी की पिटाई कर दी। डंडे के साथ पहुंचे लोगों ने वहां हंगामा करना शुरू कर दिया, लेकिन देखते ही देखते मामला बिगड़ गया और मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान कई लोग बीच बचाव करते रहे, लेकिन गुस्साए लोगों ने किसी की एक ना सुनी और बवाल करते रहे। 4 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एक आरोपी गिरफ्तार है, शेष की तलाश की जा रही है। हालांकि काफी देर बाद मामला शांत हुआ, जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।
इधर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को धमकाने समेत कई मामलों में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस की जानकारी के मुताबिक उसने एक चैनल को इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को मारने की धमकी दी, जिसके आधार पर पुलिस ने उस पर केस दर्ज कर लिया और छानबीन में जुट गई। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी होना बाकी है। उधर आने वाली फिल्म एनिमल के सेट से रणबीर कपूर का खूंखार लुक सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो लंबे बाल और बड़ी दाढ़ी के साथ खून से लथपथ नजर आए। बताया गया कि रणबीर इस फिल्म में एक गैंगस्टर का किरदार निभाते दिखेंगे। इनके अलावा फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। इस बीच गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा जब पूर्व विधायक अनिल माली ने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस से नाता तोड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली, क्योंकि 2007 में अनिल माली बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। बाद में वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कहा जा रहा है कि बनासकांठा से पार्टी नेता अनिल माली को इस बार टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक अनोखी बारात देखने को मिली, जिसमें दुल्हन एक घोड़े पर सवार नजर आई, जिसने सबको हैरान कर दिया। वीडियो में रिश्तेदार नजर आ रहे हैं। बैंड बाजा बजता दिखा तो बैंड बाजे की धुन पर परिवार वाले नाचते हुए नजर आए, लेकिन इसी बीच जिसकी नजर घोड़े पर सवार दुल्हन पर पड़ी वो हैरान रह गया। गाजे बाजे के साथ पूरा परिवार दूल्हे के यहाँ बारात लेकर पहुँचा। इस दौरान बताया गया कि गुजराती समाज में दूल्हे के बजाय दुल्हन की घोड़ी पर सवार होने की परंपरा है, जो दूल्हे के घर पर शादी का आमंत्रण देने जाती है। एक बार फिर से उसी परंपरा का निर्वहन किया गया। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रशासन की टीम ने समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं की संपत्ति को जब्त कर लिया। आरोप है कि दोनों नेताओं ने यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान गलत तरीके से करोड़ों की संपत्ति को जमा किया था, जिसे प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने वहां पहुंचकर सील कर दिया। इस दौरान पुलिस की टीम उनके साथ मौजूद रही। यही नहीं, ढोल बजाकर लोगों को इस कार्रवाई की जानकारी भी दी गई। आगरा की एक हाउसिंग सोसाइटी में समाजवादी पार्टी के दोनों नेताओं रामेश्वर सिंह यादव और जोगेंद्र सिंह यादव का ये फ्लैट था, जिसे सील कर दिया गया। कि आगरा में प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम ने फ्लैट को सील करने के बाद उसके बाहर दीवार पर कार्रवाई से जुड़ा एक नोट भी लगा दिया। उधर खबर है कि रूस की सेना खैरसोन से नहीं हटी है और सर्दियों में यूक्रेन की सेना से लड़ने की तैयारी कर रही है। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने खैरसोन से रूस के सैनिकों को खदेड़ दिया है। और इसी बौखलाहट में रूस की सेना ने कुछ दिन पहले खैरसोन पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस के सभी सैनिक खैरसोन छोड़कर जा चुके हैं और उसने उस पर फिर से कब्जा कर लिया। लेकिन एक नए दावे ने यूक्रेन के इस पुराने दावे को हवा हवाई साबित कर दिया, क्योंकि खबर है कि पुतिन के सैनिकों ने खैरसोन नहीं छोड़ा है और वो वहां पर डटे हुए हैं। खबर है कि रूस के सैनिक फिलहाल इसलिए शांत हैं क्योंकि वो सर्दियों में जंग की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस की सेना खैरसोन में ही है और सर्दियां बिताने के लिए वहां बंकर बना रही है। रिपोर्ट में यह दावा सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर किया गया और बताया गया कि रूस के सैनिक खैरसोन से गुजरने वाले नीप्रो नदी के दूसरी तरफ, जबकि यूक्रेन की सेना नीप्रो नदी के अलग छोर पर है और इसीलिए यूक्रेन को लग रहा है कि रूस के सैनिक खैरसोन छोड़ चुके हैं। लेकिन हकीकत यह है कि रूस के करीब 30,000 सैनिक ठंड के मौसम में खैरसोन से यूक्रेन के सैनिकों को हटाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी वजह से वो पिछले कुछ दिन से शांत हैं और उन्होंने खैरसोन में यूक्रेन की सेना पर कोई बड़ा हमला नहीं किया है। अमेरिका के मीडिया ने तो यह तक दावा किया कि रूस ने यह सब सोच समझ कर किया, क्योंकि वो यूक्रेन से बातचीत करना चाहता था और इसी वजह से उसने खैरसोन से अपने कुछ सैनिकों को पीछे हटाने का नाटक किया, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन की ओर से बातचीत की पहल का इंतजार किया। लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं आए, उल्टा उन्होंने दुनिया भर में ढोल पीटा कि खैरसोन पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। खबर है कि इसी के बाद रूस ने खैरसोन में नया प्लान बनाया, जिसके बारे में रूस की सरकार ने इशारों में बता भी डाला, क्योंकि उसकी ओर से बयान आया कि थोड़े से सैनिकों को खैरसोन से हटाने का मतलब ये नहीं कि रूस ने खैरसोन छोड़ दिया है, क्योंकि रूस अब भी खैरसोन को अपना हिस्सा मानता है। खैरसोन उन 4 इलाकों में एक है जहां रूस ने जनमत संग्रह करवाया था, जिसके बाद पुतिन ने रूस की संसद से ऐलान कर दिया था कि खैरसोन उनका है और अगर किसी ने उसे रूस से छीनने की कोशिश की तो उसका बुरा हश्र होगा। अमेरिका का मीडिया इन्हीं बातों के आधार पर कह रहा है कि ये सोचना भी गलत है कि रूस ने खैरसोन छोड़ दिया है, क्योंकि पुतिन की सेना अब भी खैरसोन में डटी हुई है। यही नहीं, वो सर्दियों में या यूं कहें कि जनवरी में वहां लाखों सैनिक भेजने वाले हैं और इसीलिए वहां पहले से मौजूद सैनिक तैयारियां कर रहे हैं ताकि जनवरी में यूक्रेन के सैनिकों को मजा चखाया जा